हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? देखो, हम आपका जो चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उसमें एक टॉपिक है आपका कि जो हमारी करनी के अंदर जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम सिद्ध कैसे करें कि वो अपरिमेय संख्या होगी। देखो, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो हमारा इसका रूट 2 है इसको हमें सिद्ध करना है कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इनके जो हैं कुछ प्रोसेस हैं बेटा, ठीक है, कुछ स्टेप हैं इसके जो हमें याद करने हैं, या आप प्रैक्टिस के द्वारा, यानी कि आप और भी क्वेश्चंस ऐसे करते हो जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, तो सभी हम रूट की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करें। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ और इसके द्वारा मैं 6 स्टेप ऐसे बताऊंगा आपको जिसके द्वारा आप आसानी से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे रूट 3 ले सकते हो, रूट 5 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी अपरिमेय संख्या लेकर आप आसानी से सिद्ध कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं कि रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, तो याद रखना हम क्या करेंगे, रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि अगर इसे हमने एक अपरिमेय संख्या मान लिया फिर तो हमें कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो हमें से क्या मान के चलना पड़ेगा कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि माना रूट 2 हमारी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा हमने मान लिया। अब आपको पता है जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसे रूप की होती हैं बेटा, p बटे q के रूप की होती हैं, है ना। तो हम इसे क्या मान लेंगे, रूट 2 बराबर हमारी हो जाएगा, देखो ये कोई भी हो सकती है, तो हम मान लेते हैं कि p बटे q के रूप की है बेटा ये। ठीक है, क्योंकि सभी हमारी जो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी p बटे q के रूप की होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमें गौर देने वाली है कि q हमारा एक तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, जो इसका हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हर 0 होगा तो ये जो हमारी जो हमने परिमेय संख्या बता रहे हैं ये अपरिभाषित हो जाएगी, यानी इसकी कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। ठीक, तो किसी का भी हर 0 नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ देखो क्यों हमारा 0 नहीं हो सकता, और क्या हमें साथ में लेकर चलना है, जो p और q है हमारी, यानी कि p और q का जो HCF होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। HCF यानी में से पी क्यू का क्या होना चाहिए, 1। ठीक, 1 होना चाहिए। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये ऐसा कह रहा हूं कि P और Q जो है हमारी सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे से इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं कि HCF PQ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि में से जो है PQ का वो 1 होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है पहला। ठीक, तो बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपको जो करनी के अंदर संख्या दी है उसे आप मान लीजिए कि वो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप की है, जहां हमारा q 0 नहीं हो सकता और p q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, या हम ये भी लिख सकते हैं कि p q असभाज्य संख्या है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में ध्यान दीजिए बेटा, स्टेप 2 में हमें दोनों तरफ क्या कर देना है, इनमें वर्ग, तो हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। स्टेप 2 में करना है हमें दोनों ओर वर्ग। अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, रूट 2 का वर्ग कर दो इधर और p बटे q का वर्ग कर दो इधर। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें ये मिला कि ये तो 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक, अब p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया, हमें क्या निकालना है यहाँ से, p स्क्वायर का मान निकालना। तो हमें p स्क्वायर का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2q स्क्वायर। ठीक, ये हमने मान निकाल लिया बेटा p स्क्वायर का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। देखो, स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, स्टेप 3 में ही है इसका जो भी राज छिपा हुआ। ठीक, तो p की घात 2 बराबर है 2q स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि p की घात 2 जो है वो 2 से क्या है,
विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है या भाज्य है, ठीक है, या कटता है, या 2 इसका एक गुणनखंड है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो पी स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से कटता है, क्योंकि बेटे हम जानते हैं कि पी स्क्वायर कोई ऐसी संख्या है जिसका 2 भी क्या है, एक गुणनखंड है, यानी 2 इसके गुणा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है साफ साफ तौर पे कि ये 2 से हमेशा कट जाएगी, इस प्रकार की ये संख्या होगी, ठीक। तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी भी 2 से भाज्य है या विभाज्य है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से भाज्य होगी। आप ये प्रैक्टिकली तौर पे भी करके देख सकते हो कि जैसे कोई भी आप संख्या लो, उसका वर्ग लीजिए, जैसे आपने 2 का वर्ग लिया 4, तो 4 अगर 2 से कटेगी तो इसका मतलब 4 का जो वर्गमूल होगा यानी 2 भी 2 से अवश्य कट जाएगा, ठीक है। या और कोई संख्या ले लो, जैसे 16 ले लो, 16 किसी का वर्ग है यानी कि 4 का वर्ग है, तो 16 अगर 2 से कटती है तो इसका मतलब 16 का जो वर्गमूल है 4, वो भी 2 से जरूर कटेगा। ऐसा आप कोई भी संख्या ले लो, लेकिन आप उसी का वर्ग लेना जो 2 से कट जाए, ठीक है, और तो उसका वर्गमूल भी 2 से अवश्य कटेगा। तो इसलिए मैंने कह दिया कि अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या है, 2 से विभाज्य है। अब स्टेप 4 में क्या करना है हमें, तो अब ध्यान दो, पी अगर 2 से कट जाएगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि माना पी बराबर होगा 2r के। अब ऐसा क्यों माना भाई, अगर पी स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर टाइप की संख्या हो सकती है, तो भाई पी भी मेरी 2 से कटती है, इसका मतलब 2 जो है उसका क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो इसका मतलब पी को मैं किस तरीके की संख्या मान सकता हूँ, जिसमें 2 उसका क्या हो, एक गुणनखंड हो, यानी 2 गुणा आर के रूप की। अब आर यहाँ पे कोई भी चर हो सकती है बेटा, आर की जगह आप कुछ भी रख लो 1 2 3 करके, लेकिन 2 इसका गुणनखंड अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या रखा है, 2r, तो पी बराबर 2r लिख दिया मैंने। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आपको दोबारा इनका वर्क करना है, ठीक है। तो यहां से दोनों ओर वर्क कर देंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक, यहां से फिर से हम दोनों ओर वर्क कर देंगे। जैसे हम दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। अब यहां से पी स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि देखो पी स्क्वायर का क्या मैं मान रख सकता हूँ यहाँ से, 2 क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2 क्यू स्क्वायर के, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मान रखूंगा बेटा। तो ये कितना हो गया, 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ठीक। तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, और ये क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2r स्क्वायर। देखो बेटा ये मान हमारे पास आ गया। यहां से हमें क्या पता लगा कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 2r स्क्वायर के। इसका मतलब क्यू स्क्वायर एक ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड क्या है, 2, यानी कि 2 से विभाज्य है। तो हम दोबारा से देखो, जैसे यहाँ पे हमने पी स्क्वायर को 2 से विभाज्य किया था, वैसे हमने क्यू स्क्वायर को भी किससे विभाज्य कर रहे हैं, 2 से। तो हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है बेटा, 2 से विभाज्य है, ठीक है, जैसा कि हमने स्टेप 3 में किया था, ठीक है, कि पी स्क्वायर हमारा 2 क्यू स्क्वायर आया था, तो 2 इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य है। इसी प्रकार अगर क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो हम कह सकते हैं कि क्यू भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है, क्यू भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो यहां से हमें पता क्या लगा कि P भी 2 से भाज्य है और Q भी 2 से भाज्य है। इसका मतलब P और Q का जो में से आना चाहिए वो कितना आ गया यहां से, 2, ठीक। तो स्टेप 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। तो इसका मतलब जो HCF आया मेरे पास निकल के P और Q का, वो कितना आया बेटा, 2, ठीक है। तो इसलिए मेरा HCF P और Q का 2 आ गया, जो में से है मेरा 2 आ गया। अब देखो यहीं से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि HCF जहां मेरा 2 आ गया और हमने क्या मान के चले थे, 1, तो हमारा तो HCF 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्थिति पैदा हो गई है वो विरोधाभासी है, ठीक है। अब विरोधाभासी है तो चूंकि यहाँ लिखेंगे हम कि HCF जो है वो P Q का
क्या है 1, PQ का HCF क्या है 1। तो अतः एक लाइन लिख देंगे, अतः हमारी जो कल्पना थी कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। आप देखो यहाँ पे पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि हमारी कल्पना की √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, या विरोधाभासी है। तो जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा, इस प्रकार आप √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लोगे। ठीक है बेटा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं। अब देखो, ये स्टेप याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इस प्रकार के और क्वेश्चनों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे कि √3, √5, √7 या और भी इस टाइप की जो संख्याएं हैं हमारी, हम उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इन पे, और जो भी आपकी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट कर देना, इसी वीडियो पर कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।